हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम विथ एचएस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें लगभग 60,000 से ज़्यादा पद हैं। तो आज उस नोटिफिकेशन के हर पॉइंट पर डिस्कशन किया जाएगा और साथ ही साथ फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और उस सिलेबस को दिए हुए समय में कैसे कवर करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, जिससे आपके फॉर्म भरने से आपके सिलेक्शन तक आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और डेफिनेटली अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इसका प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि फॉर्म भरने से सिलेक्शन तक आप कैसे पहुँचें। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहूँगा कि जिन लोगों को एसएससी जीडी में इंटरेस्ट है और अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए, वो अभी भी एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन और सिलेबस पर डिटेल डिस्कशन हमने चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो जाकर आप वहाँ देख सकते हैं और साथ ही साथ फॉर्म को भर सकते हैं और तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एसएससी जीडी का प्लेलिस्ट में जाइएगा और उससे संबंधित लेक्चर उसमें अपलोडेड हैं। अब शुरू करते हैं कांस्टेबल नोटिफिकेशन पर डिस्कशन और साथ ही साथ सिलेबस पर डिस्कशन। शुरुआत करेंगे हम नोटिफिकेशन से। तो नोटिफिकेशन में हम देखते हैं एप्लीकेशन बिगिन, मतलब फॉर्म अब भरना स्टार्ट कब से कर सकते हैं। तो आप 27 दिसंबर 2023 से यानी 27/12/2023 से यानी कि आज से ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आज इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है और आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 16 जनवरी 2024। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। और फ़ी पे करने की अंतिम तिथि क्या है, तो 16 जनवरी 2024 तक आप उसका फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसके बाद आता है करेक्शन लास्ट डेट, मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप 18 जनवरी यानी 18/1/2024 तक फॉर्म को करेक्शन भर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी 2024 में। अब बात करते हैं पदों की। पद कितने हैं, देखिए अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित जो सामान्य सीटें अनरिजर्व हैं वो 24,102 पद हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे में जो है मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, उसमें आपके 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, इसमें आपके 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें आपका 12,650 पद है। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, इसमें आपका 1,204 पद है। और इन सभी पदों को जब आप मिला देंगे तो 60,244 पद है। तो अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सुनहरा मौका दिया है आपको फॉर्म भरने का और सिलेक्शन प्राप्त करने का उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब हम बात करते अर्हता की। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी की, मतलब जो है आपका एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी में हमको 3 चीज़ें देखनी है, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसे मैं EQ लिख रहा हूँ, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरा आपका होगा एज यानी कि एज क्राइटेरिया। और तीसरा आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड यानी आपका शारीरिक मानक क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड। ये तीनों हम देखेंगे। ये तीनों अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हम शुरू करते हैं, फिर एज पे जाएंगे और फिर फिजिकल पे आएंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो मस्ट है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आपको 10+2 पास होना है। अगर आप 12 पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपीयरिंग नहीं चलेगा, आपको पास होना पड़ेगा 10+2, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर अगर आपके पास ओ लेवल है, ये प्रेफरेंशियल है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने ओ लेवल कर रखा है तो उसको क्या मिलेगा, वरीयता मिलेगी, वेटेज मिलेगा, मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज मिलेगा। बट अगर आप 10+2 पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी के पास ओ लेवल है जो कि नीलेट या डोएक से होना चाहिए, नीलेट या डोएक से होगा तो उसे वरीयता मिलेगी। अगर किसी के पास बी सर्टिफिकेट है जो एनसीसी से मिलता है तो भी आपको वरीयता मिलेगी। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जो कि आवश्यक है, जिसके बिना आप फार्म ही नहीं भर पाओगे, तो वो 10+2 है। अगर आप 10+2 हो तो आप फार्म भर सकते हो। और अगर किसी के पास ओ लेवल है या फिर बी सर्टिफिकेट है एनसीसी से तो उसको थोड़ा सा वेटेज मिलेगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के मोड की। एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, तो एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर होगा आपका, और वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे और हर प्रश्न 2 मार्क का होगा, यानी कि आपका पूरा पेपर 300 मार्क का होगा। अच्छा, ये जो 150 क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो ये 4 टॉपिक से आएंगे। एक है आपका सामान्य ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में जनरल नॉलेज कहेंगे। फिर है सामान्य हिंदी। फिर आपका संख्यात्मक या एवं मानसिक योग्यता, मतलब न्यूमेरिकल एवं मेंटल एबिलिटी, यहाँ से प्रश्न आएंगे। फिर आपका आता है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे।
ये चारों टॉपिक के अंदर क्या क्या आएगा आगे मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा। अच्छा, क्या इस पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी? तो हाँ, इस पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी। आप एग्जाम में गलत प्रश्न मत करना। हर प्रश्न के लिए, हर गलत प्रश्न के लिए जो आप गलत करोगे उसके लिए 0.5 मार्क आपके काट लिए जाएंगे। अच्छा, इस फॉर्म को भरने में फीस कितनी लगेगी? तो इस फॉर्म को भरने में आपके 400 रुपये लगेंगे। चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, आपको 400 रुपया पे करना होगा। तो देखो, एलिजिबिलिटी में आपका जो अर्हता था उसमें आपका पहला हो गया शैक्षणिक योग्यता। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो हो गया। अब दूसरा आता है आपका एज लिमिट, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, इसमें मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और अगर अधिकतम एज की बात करें तो पुरुष के लिए है 22 साल और महिलाओं के लिए है 25 साल। अब इसके अतिरिक्त अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट का रूल है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जो 2023 का रूल है, उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगा। अच्छा, इस छूट के अलावा चूँकि फार्म कई सालों से नहीं निकला था तो बच्चे बहुत परेशान थे, अभ्यर्थी बहुत परेशान थे, तो इसीलिए सरकार ने 3 साल का और एडिशनल छूट दिया है। इस छूट के अतिरिक्त 3 साल का एडिशनल छूट है, 3 ईयर का एडिशनल छूट है, वो सबके लिए है। जो भी लोगों का एज क्रॉस हो चुका है वो 3 साल को उनको रिलैक्सेशन है, वो फॉर्म को भी भर सकते हैं। मतलब आपका 22 के बजाय 25 मान लीजिए, और अगर किसी का 28 है तो 32 मान लीजिए, किसी का 32 है तो 35 मान लीजिए। मतलब 3 साल को आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 2 चीज़ें हो गई, एक हो गया आपका एजुकेशनल शैक्षणिक योग्यता, दूसरा था एज वाला। अब तीसरा आता है शारीरिक मानक। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, आपका शारीरिक मानक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। तो हाइट जो पुरुषों का अगर हम बात करें तो पुरुषों में जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीनों कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और अगर हम एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब वालों की बात करें तो उनका कम से कम हाइट, मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चेस्ट की यानी सीना की। तो जो पुरुष वर्ग होगा उनका जो चेस्ट होना चाहिए वो सामान्य रूप में नॉर्मल कंडीशन में जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, सबका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 79 होना चाहिए। और जब आप चेस्ट में सांस खींचते हो, सीना फुलाते हो, तो उस समय जनरल, ओबीसी और एससी का जो चेस्ट होगा वो 84 सेंटीमीटर होगा। और जो एसटी लोग होंगे यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले, उनका कम से कम जो चेस्ट होना चाहिए 77 होना चाहिए और सीना फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि नॉर्मल कंडीशन से जब आप सांस को खींचते हो, सीना फुलाते हो, तो 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं के हाइट की। तो महिलाओं में जो जनरल होंगी, जो ओबीसी होंगी और जो एससी होंगी, इन तीनों के लिए हाइट होगा 152 सेंटीमीटर। और जो एसटी होंगी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले, उनके लिए हाइट की जो महिलाओं के लिए जो डिमांड है वो 147 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और महिलाओं में वेट का भी क्राइटेरिया है कि कम से कम किसी भी लड़की का वेट 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया, तीनों जो है आपकी अर्हता हो गई, मतलब शैक्षणिक योग्यता, फिर एज और फिर फिजिकल यानी शारीरिक क्या होना चाहिए फार्म को भरने के लिए। जब फार्म भर के आप रिटन टेस्ट देंगे, रिटन टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगी। ये कब होगा? रिटन निकालने के बाद। रिटन निकालने के बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षण होगी, जिसमें पुरुषों को 25 मिनट में 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है। और जो महिलाएं होंगी, महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये दौड़ आप निकालोगे तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा। ये रिटन के बाद होगा, रिटन क्वालिफाई होने के बाद। फिर आता, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो फ़ोटो की जो साइज़ होगी, जो फ़ोटो की साइज़ होगी आपकी, वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और भी उसमें तमाम इंस्ट्रक्शन है, जैसे मफलर लपेट के नहीं फ़ोटो खिंचवाना है, आपके दोनों कान दिखाई देने चाहिए, आप एकदम सीधे देखते हुए होना चाहिए। ये सारे भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर हैं। और जो सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो 5 से 20 KB होगा। अच्छा, फ़ोटो और सिग्नेचर को साइज़ में करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो अगर किसी को इस चीज़ पे जानना हो तो आप कमेंट पे मेंशन करिएगा। मैं इस पर अलग से लेक्चर ले आऊँगा कि लैपटॉप से या मोबाइल से आप अपने फ़ोटो को साइज़ में कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, फार्म कैसे भरना है? अगर फार्म भरने की हम बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप जो है वेबसाइट में जाना या फिर sarkariresult.com से आप फॉर्म भर लेते हैं। आपको उस चीज़ का आइडिया है कि आप sarkariresult.com में जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त
आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके उत्तर प्रदेश सरकार के वहाँ से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। वहाँ पे आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन में आपका सारा डिटेल पूछेगा, आप सारा डिटेल वहाँ पे भरोगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। फ़ी पे करने के बाद आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में सब कुछ फोटो, सिग्नेचर, साइन सब अपलोड करना है, फिर फी पे करना है और आपका फिर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी कोई फॉर्म नहीं भर पाता है तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं उसका भी एक आपको वीडियो डाल दूंगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो देखिए सिलेबस में 4 टॉपिक मैंने बताया था, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा। सामान्य ज्ञान में आपका आएगा 38 क्वेश्चन और ये 38 क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, यानी 76 मार्क। इसमें आएगा सामान्य विज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान में आपका 10th लेवल तक का जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है वहाँ से प्रश्न आएंगे। अच्छा, इसका मैंने विज्ञान का, अच्छा आप हमारे चैनल पर जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में साइंस का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट में जो साइंस का प्लेलिस्ट है वहाँ से आप सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ पर आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सभी विज्ञान या फिर मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसमें भौतिक, जीव और रसायन तीनों के क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा चैनल पर, वहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान के लेक्चर मिलेंगे और उसको आप पढ़िएगा। फिर आता है भारत का इतिहास, इसमें ज़्यादातर मॉडर्न इंडिया का इतिहास होगा। इस पर आपको लेक्चर में बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और कौन कौन से टॉपिक हैं मैं एक झटके में आपको दिखाता हूँ। फिर आपका भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत एवं विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सबको पता होगा, जैसे सार्क है, ब्रिक्स है, क्वाड है, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, UN है, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। अब अगर नेशनल संगठन की बात करें, जैसे CBI है, RBI है, कैग है, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संगठन है। ये सब भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। फिर विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, GST, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, जैसे कौन से फील्ड में कौन सा पुरस्कार मिलता है, जैसे अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये सारे अवार्ड कौन से फील्ड में मिलते हैं सब, और किसको मिला है रिसेंट में, वो भी है। देश, राजधानी और मुद्राएं, इसका लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देखिए जब आप चैनल पर जाएंगे तो आपको एक कांस्टेबल का प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, और उस कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में यूपी कांस्टेबल करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को जब आप खोलेंगे तो आपको सारा रिलेवेंट टॉपिक वहाँ पर मिलेगा। अभी आप प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको देश, राजधानी, मुद्राएं मिल जाएंगी, सारे महत्वपूर्ण दिवस मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण दिवस जैसे अर्थ डे कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे दिवस हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको वहाँ पर एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे। तो देश, राजधानी, मुद्राएं मिल जाएंगी, महत्वपूर्ण दिवस मिल जाएंगे, और साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो साइंस मिल जाएगा। फिर अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आएगा, ये सब आ रहा है आपका पूरा का पूरा जनरल नॉलेज में, यानी कि GK यानी कि सामान्य ज्ञान। ये सारा सामान्य ज्ञान में आएगा। दूसरा टॉपिक है आपका सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं एक बार। तो सामान्य हिंदी शुरुआत होता है आपका हिंदी वर्णमाला से, यानी कि स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार, ये सब उसमें आपका हिंदी वर्णमाला में आएगा। यहाँ से प्रश्न आएंगे। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वाक्य प्रयोग, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम। अब लिंग आप सोचोगे क्या पुरुष, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग यही होता है, पूछेगा जैसे पानी क्या है, पानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये आपको जानना पड़ेगा। या फिर जितने भी रत्न होते हैं वो रत्न क्या हैं, जितने पहाड़ हैं वो क्या है, जितनी नदियां हैं वो क्या हैं, इनको क्या कहेंगे, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा। ये सारे प्रश्न इस प्रकार से वहाँ से आते हैं। जैसे जितने भी दिन हैं, जितने भी वार हैं, जितने भी महीने हैं, जितने भी वर्ष है, ये सब किस में आएंगे, ये सब आपको जानना होगा। फिर आता है विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। ये सब आपका सामान्य हिंदी का टॉपिक है। टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ कवर किया जाएगा, आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा। समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियों पे ऑलरेडी एक लेक्चर पढ़ा हुआ है चैनल में, आप इसको देख सकते हैं। एक नहीं 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, मतलब जो आपका कंप्रीहेंशन टाइप का आएगा, अपठित आएगा, उसको आपको पढ़ के और उससे प्रश्न देना है। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं विविध, मतलब मिसलेनियस। ये सब आपका किस में आएगा, ये सब आपका आएगा सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी के अंदर ये सारे टॉपिक होंगे।
टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारे लेक्चर कवर किए जाएंगे और ये दिए हुए टाइम में कवर किए जाएंगे। फिर आता है तीसरा टॉपिक है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। देखो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यहाँ पे दो टॉपिक, एक संख्यात्मक और एक मानसिक योग्यता। तो संख्यात्मक योग्यता को हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसे हिंदी में कहेंगे संख्यात्मक, यानी स लिख के जीरो लिख रहा हूँ, संख्यात्मक योग्यता। तो संख्यात्मक योग्यता में क्या क्या टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो संख्यात्मक योग्यता शुरू होता है आपका नंबर सिस्टम से, और देखो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का लेक्चर पड़ा हुआ है, ये लेक्चर आपको यूपी कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नंबर सिस्टम, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। फिर आएगा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, इसे अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम कहते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। फिर आता है अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रपोर्शन। फिर आता है प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आपको सारा वहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक में कवर करूँगा। देखो रेशियो और प्रोपोर्शन का मैं लेक्चर आपको लाने वाला हूँ, यानी अनुपात और समानुपात का, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत भी बताऊँगा, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस भी बताऊँगा, डिस्काउंट बताऊँगा, साधारण ब्याज यानी जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू दर मतलब इंटरेस्ट इंटू समय मतलब टाइम, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। फिर आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो जिसका फार्मूला होता है A=P विद इन ब्रैकेट 1+1/r और टोटल की पावर n। फिर आता है भागीदारी, पार्टनरशिप। फिर आता है औसत, एवरेज। फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में क्या आता है, जैसे टाइम एंड वर्क में आएगा 2 महिला 1 पुरुष मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, तो 5 बच्चे और 4 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस उसमें आते हैं। फिर आता है टाइम और दूरी, समय और दूरी, इस पर भी प्रश्न आएंगे, इसको भी प्रैक्टिस करा जाएगा। सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के 2 लेक्चर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, बट फिर भी आपकी भर्ती के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर मैं अलग से लेके आऊँगा। फिर आता है अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन। फिर आता है विविध, मिसलेनियस, तार्किक आरेख, लॉजिकल डायग्राम। ये सब आपके किस में आ रहा है, ये सारा का सारा आपका हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी में, संख्यात्मक योग्यता में। ये सब किस में आ गया, संख्यात्मक योग्यता में, 100 लिख के जीरो लिख रहा हूँ और योग्यता मतलब संख्यात्मक योग्यता। इसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। ये संख्यात्मक योग्यता तो हो गया। फिर मानसिक योग्यता में क्या आएगा, मानसिक योग्यता में मेंटल एबिलिटी में आपका तार्किक आरेख, लॉजिकल डायग्राम, फिर संकेत, संबंध विश्लेषण, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, प्रत्यक्ष ज्ञानबोध, परसेप्शन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। फिर आता है अक्षर और संख्या श्रृंखला, लेटर एंड नंबर सीरीज, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, कॉमन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, प्रभावित तर्क, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, मतलब आपका तर्क जो आप लॉजिक दे रहे हो कितना प्रभावी है। फिर आता है अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग। ये सारे के सारे आपके कहाँ पे आ गए, ये सारे के सारे आपके आ गए मानसिक योग्यता में। फिर आपका आता है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मतलब जो चौथा टॉपिक है इसमें 3 टॉपिक है। इसमें पहला है मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड, दूसरा आपका आईक्यू है। तो पहले हम मेंटल एप्टीट्यूड में क्या है वो देखते हैं, फिर आईक्यू में क्या है वो देखेंगे, फिर रीजनिंग में है वो क्या देखेंगे। मतलब ये चौथे टॉपिक में 3 टॉपिक है। पहला है आपका मेंटल एप्टीट्यूड जो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट नंबर, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका आईक्यू है जो आगे बताऊंगा मैं आपको, और तीसरा आपका क्या है रीजनिंग, वो भी आगे आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या क्या है। तो पहले देखते हैं हम मेंटल एप्टीट्यूड में क्या क्या है। तो मेंटल एप्टीट्यूड में सबसे पहले आता है जनहित, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, फिर है कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, फिर है सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि कम्युनल हार्मोनी, अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, फिर अनुकूलन की क्षमता, एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, फिर व्यावसायिक सूचना, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, फिर है पुलिस प्रणाली, पुलिस सिस्टम, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, मतलब अगर आपका रिसेंट में अगर गवर्नमेंट के लॉ में कुछ चेंज आया है, पुलिस कानून में कुछ चेंज आया है, तो समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था यानी कॉन्टेम्परेरी पुलिस इशूज एंड लॉ एंड ऑर्डर। फिर आता है 10वां आपका व्यवसाय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, फिर है मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस। अगेन आपका आता है अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटीज एंड अनप्रिविलेज्ड, फिर है लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी,
ये सारे के सारे किस में आ गए आपका, ये कि सारे सारे मानसिक अभिरुचि में आ गया। किस में आ गया, मानसिक अभिरुचि, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक अभिरुचि। फिर दूसरा जो मैंने बोला था आपको, चौथे टॉपिक में दूसरा टॉपिक IQ, यानी कि हिंदी में इसे बुद्धि लब्धि कहते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस क्यूटेंट। इसमें आपका पहला संबंध है, फिर संबंध व आंशिक समानता, रिलेशनशिप एंड एनालॉगी टेस्ट, फिर आपका असमान को चिन्हित करना, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, फिर श्रृंखला को पूरी करना, सीरीज कंप्लीटेशन टेस्ट, फिर संकेत लिप और सांकेतिक लिप टेस्ट यानी कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, फिर दिशा ज्ञान पहले भी आया था, डायरेक्शन सेंस, जैसे आप 10 मीटर पूरब गए, 5 मीटर पश्चिम गए, 6 मीटर उत्तर गए, तो फाइनल डायरेक्शन आपका क्या होगा वो पूछता है एग्जाम में। रक्त संबंध भी आपका इसी में आएगा, IQ में ही आएगा, यानी कि ब्लड रिलेशन। फिर आपका है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, फिर समय क्रम परीक्षण, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, फिर वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, फिर गणितीय योग्यता परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंजिंग इन ऑर्डर। फिर आपका चौथे टॉपिक में तीसरा टॉपिक आता है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या क्या है आपका, समरूपता, एनालॉगीज, फिर समानता, सिमिलरिटी, फिर भिन्नता, डिफरेंसेज, फिर खाली स्थान भरना, स्पेस विजुअलाइजेशन, फिर समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगेन आपका आता है विश्लेषण निर्णय, एनालिसिस एंड जजमेंट, फिर निर्णायक क्षमता, डिसीजन मेकिंग, फिर दृश्य स्मृति यानी विजुअल मेमोरी, विवेधन क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन, पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, संबंध, रिलेशनशिप, अवधारणा, कॉन्सेप्ट, अंक गणितीय तर्क, अरिथमेटिक रीजनिंग, शब्द और तार्किक वर्गीकरण, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, फिर अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। अमूर्त विचारों प्रति तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता, एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए आज आपका 27 तारीख है, 27 दिसंबर 2023 चल रहा है और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। मान लो आपका फेब 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ऑन एन एवरेज आप फेब के मिड में मान लो कि आपको जो है 10 फरवरी के बाद या 12-15 फरवरी के बीच में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, मान लेते हैं। फरवरी में लिखा है, फरवरी के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, फरवरी के लास्ट में भी हो सकता है, फरवरी के बीच में भी हो सकता है, तो मैं एक बीच में मान के चलता हूँ। तो आज आपका 27 तारीख है, तो इस महीने में आपके 4 दिन और बचे हैं और जनवरी में आपके 31 दिन और मिलेंगे और फरवरी में मान लो आपको 10 दिन और मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास टोटल 45 डेज है। इन 45 डेज में आपको सारा टॉपिक कवर करना है, ठीक है। और मैं अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो बन गया है ऑलरेडी, कांस्टेबल करके, यूपी कांस्टेबल करके। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक बाय टॉपिक लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना और टॉपिक बाय टॉपिक सारे टॉपिक को पढ़ना। और इसके साथ ही साथ एक मेरा सबको पर्सनल सजेशन है, वह यह है कि प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा और प्रीवियस ईयर लेके उसको सारा लगा डालिएगा। प्रीवियस ईयर लगाने से बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लगता है कि आप कितना कर पा रहे हो, कैसे प्रश्न आते हैं। और प्रीवियस ईयर से 30% से 35% या कभी कभी 40% तक प्रश्न आ जाते हैं आपके होने वाले पेपर में। तो प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर्स पढ़ेंगे उनको देखते रहिएगा। देखिए हमारे चैनल पर सीटेट की भी तैयारी चलती है और साथ ही साथ आने वाले सभी गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी चलती है, तो सारे वीडियोस पढ़ते रहते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा वीडियो पढ़ गया, कौन सा लेक्चर पढ़ गया, तो आप चुपचाप चैनल को ओपन करना, चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में आपका सारा एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा। आप प्लेलिस्ट को ओपन करना कांस्टेबल वाला और उसमें आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। या फिर आपको साइंस पढ़ना होगा तो साइंस वाला प्लेलिस्ट खोलना और वहाँ पर सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। फिर आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा तो हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट खोलना और वहाँ पर आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। वैसे मैं कांस्टेबल के लिए डेडिकेटेड सब कुछ अलग से ले आऊँगा, आप कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में ही आपको ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर बच्चों की संख्या अच्छी हुई तो डेफिनेटली मैं लाइव क्लासेस भी लेकर आऊँगा। और अगर आपको किसी लेक्चर की, किसी टॉपिक को नहीं समझ में आ रहा है, उसका आपको नहीं पे कहीं पे कुछ मिल पा रहा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करिएगा, उसका भी आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और तैयारी में जुट जाइए, फॉर्म भी फिल कर लीजिए। थैंक यू।